हेलो बच्चों। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग सॉल्यूशन पार्ट 2। और सॉल्यूशन पार्ट 2 में बच्चों हम क्वेश्चन बैंक शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है हाउ वेपर प्रेशर गेट इफेक्टेड व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यस बच्चों, वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल होता है जिसके वेपर्स बन जाते हैं। और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होता है जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल लेट यू हैव दिस कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर ये बच्चों वॉलेटाइल कंपोनेंट है। ये मान के चलते हैं बच्चों ये पानी 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 है, पानी पानी रे। और इसके नीचे ये बर्नर लगा है बच्चों। लॉ थोड़ी पतली पतली दिख रही है मगर बर्नर ही है। एंड इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो बच्चों ये हमारा बर्नर हो गया। और इसका स्टैंड भी तो होना चाहिए, हवा में तो रुकेगा नहीं ये। थिकनेस इतनी काफ़ी है। चलो लेट द, ये हमारा बच्चों स्टैंड हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। तो वेपर प्रेशर में क्या पढ़ा था हमने? कंटेनर चाहिए क्लोज, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे at constant temperature. When there will be the equilibrium, there will be certain mass of the vapors which will be hanging on the liquid surface. ये जो बच्चों वेपर्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर एंड ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या कहते हैं इस प्रेशर को? दिस प्रेशर thus exerted is called as vapor pressure. अब इसी पर इफेक्ट देखना है। अगर इसमें बच्चों हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनते, वेपर्स नहीं बनते, जैसे माना ये हमारे डाल दिया हमने, ग्लूकोज डाल दिया या सैंड डाल दो, शुगर डाल दो, ऐसे पार्टिकल्स जिसके वेपर्स नहीं बनते यानी जो नॉन वॉलेटाइल हैं। अब बच्चों होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाते हैं ये थ्रू सरफेस जाते हैं। सरफेस एरिया हमने यहां पर घटा दिया। कैसे घटाया? इसको डब्बे को नहीं दबाया, कुछ नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल सरफेस के ऊपर आ गए। अब सरफेस के ऊपर आ गए तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उनको अब लेसर स्पेस मिलेगा फॉर इवेपोरेशन, सो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मगर बच्चों दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बट नाउ देयर विल बी लेस वेपर्स व्हिच विल बी हैंगिंग ऑन द लिक्विड सरफेस। वेपर्स कम होंगे तो उसका प्रेशर भी कम होगा। वॉल्यूम में थोड़ी कोई बदलाव किया है। द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज सेम, द वॉल्यूम ऑफ द गैस thus occupied is same, but due to less evaporation there will be less vapors, and thus these less vapors will exert less pressure. तो वेपर प्रेशर क्या हुआ बच्चों? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। नाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स covers the surface which decreases the evaporation, and thus vapor pressure decreases. Next बच्चों, at higher altitude boiling point is less. अब boiling point क्या है पहले ये तो पता चले। ये बच्चों एक्सेस बनाया मैंने एक y, ये मैंने बनाया एक्सेस x। यहां पर है बच्चों टेम्परेचर एक्सेस एंड दिस इज वेपर प्रेशर एक्सेस। और ये प्रेशर बच्चों बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेट दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है। नॉर्मल क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर।
अब बच्चों जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि वेपर प्रेशर कम हो गया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से। अच्छा, अगर हम क्या करें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जितना भी डाला है उतना ही रहे, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ज्यादा वेपर्स हैंग करेंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाएं, उसको कांस्टेंट ना रखें, तो ज्यादा वेपरेशन होगा, और ज्यादा इवेपोरेशन होने से क्या होगा, ज्यादा वेपर्स हैंग करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और ज्यादा गैस होगी तो उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और हमने क्या किया बच्चों, ये प्योर सॉल्वेंट था, हमने तब तक हीट किया जब तक कि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए। ये कौन सा प्रेशर है बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर? ये एक्सटर्नल प्रेशर है, जो हमारे नॉर्मल इस लेवल पर प्रेशर है, वी आर एज्यूमिंग इट टू बी एग्जैक्टली द 1 एटमॉस्फेयर। तो ये है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Boiling point is the temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure. अब बच्चों हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड ऊपर चले जाएं तो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कम होगी, पहाड़ों पे चले जाएं लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द हेड कम होगी, उनका वजन कम होगा यानी प्रेशर कम होगा। तो लेट दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। कहां पर? माउंटेन्स पे, हाइट्स पर। तो अब देखा जाए इसी ग्राफ को अगर हम देखें कि प्रेशर कब इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो रहा है, एट दिस पॉइंट इज T2। तो पहले था बॉइलिंग पॉइंट बच्चों T1, अब नाउ एज द एक्सटर्नल प्रेशर इज बीन रिड्यूस्ड एट हाइट, सो एट लोअर टेम्परेचर T2 दिस वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू दैट एक्सटर्नल प्रेशर। तो हुआ क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट T1 से हो गया T2, यानी कम हो गया। तो आंसर बच्चों नोट कर लो, वेरी सिंपल, एज एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस, कहां पर? माउंटेन्स पे, हाइट पर। सो एट लेस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। अभी तो हमने बॉइलिंग पॉइंट को कम किया था, अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालें तो क्या हो रहा है बच्चों, फिर से बच्चों ग्राफ, ये बनाया वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर, एंड लेट दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट हमारा पहले ये T1 था, लेट दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या किया हमने, शुगर डाल दिया। शुगर डालने से क्या हुआ, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? Because it will cover the surface and thus the rate of evaporation will decrease. तो बच्चों ये ग्राफ हमारा यहां आ जाएगा, नीचे से शुरू होगा फॉर सॉल्यूशन। तो ये नीचे किसके लिए है बच्चों, सॉल्यूशन के लिए है। ऊपर वाला किसके लिए था, प्योर सॉल्वेंट के लिए। हमने इसको T1 तक हीट कर दिया, क्या ये बॉयल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। मगर अभी तो बच्चों इसका वेपर प्रेशर कम है, तो क्या करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा। ये है बच्चों टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट अब नया है T2। कितना डिफरेंस, T2 minus T1. This is the boiling point now and this is the difference in boiling point. तो क्या आंसर बना बच्चों, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस
बात को शॉर्ट में लिखा है बच्चों, टू द पॉइंट है आंसर एकदम। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड टू मेक इट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज फर्दर हीटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, इंक्रीज हो गया। ग्राफ अगर बच्चों आए 3 नंबर में तो ग्राफ बना और लाइन को अगर थोड़ा आप एक्सपेंड कर दोगे, अपने शब्द डाल दोगे, इन बिटवीन 2 लाइन डाल दो, पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब, अगर ए और बी 2 कंपोनेंट हैं, दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, तो पार्शियल प्रेशर ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पार्शियल प्रेशर बी का प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ऐसे ही प्योर कंपोनेंट बी के लिए। और टोटल प्रेशर कितना होगा, दैट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। पी ए की जगह पी नॉट ए और पी बी की जगह पी नॉट बी लिख सकते हैं हम। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा, जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, एंड द टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। जैसे कंटेनर था, उसमें हमने ए रखा, उसका प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, सेम साइज कंटेनर दूसरा है, उसका जो गैस है डिफरेंट है बी, उसमें प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, दोनों को सेम कंटेनर में लेकर आ गए। अब क्या होगा बच्चों, प्रेशर बढ़ेगा, कुछ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ए टूटेंगे, कुछ बी के आपस के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन टूटेंगे, कुछ नई दोस्ती होंगी, ए और बी के बीच में नए अट्रैक्शंस डेवलप होंगे। और अगर नेट इंपैक्ट क्या आए, टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर आए, 3 + 2 as it was when they were individually kept in the container. The total pressure is sum of the partial pressure of 2. कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, वॉलेटाइल हैं। तो उस केस में हम कहेंगे that solution it is obeying Raoult's law and this is the ideal solution. तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन इन शॉर्ट which obeys Raoult's law. एग्जाम्पल N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। कहने का मतलब, जब N-हेक्सेन को हम मिक्स करते हैं किसमें, N-हेप्टेन में, तो जो नए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस डेवलप होते हैं N-हेक्सेन और N-हेप्टेन के, वो बच्चों इक्वली स्ट्रांग होते हैं। जितना स्ट्रेंथ पहले N-हेक्सेन और N-हेक्सेन में थी, N-हेप्टेन और N-हेप्टेन में थी, नए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेम स्ट्रेंथ के डेवलप हुए, इवेपोरेशन पर फर्क नहीं पड़ा नए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, तो वेपर प्रेशर टोटल दोनों का कंट्रीब्यूशन का सम ही निकला। तो रॉल्ट्स लॉ ओबे होगा जब नए अट्रैक्शंस इक्वली स्ट्रांग बनते हैं, और टू द पॉइंट आंसर लिखा हुआ है विच ओबेज रॉल्ट्स लॉ। एग्जांपल N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। What are azeotrophs and what are maximum and minimum boiling azeotroph? Azeotrophs बच्चों क्या होते हैं, अगर हम 2 लिक्विड को डिस्टिलेशन से सेपरेट करना चाहते हैं, A एंड B, अभी ये मान के चलते हैं A हमारा 80% है, B हमारा 20% है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे ताकि बी के वेपर्स बाहर निकलें और ए प्योर बचा रह जाए। ये लिबिक कंडेंसर है बच्चों, थोड़ी सी शेप इसकी बड़ी अजीब सी लग रही है, मगर चलो काम चला लो, चलो ओपनिंग यहीं लगा देते हैं, और ये वेपर्स कलेक्ट होंगे यहां। तो बी हमारा जल्दी इवेपोरेट होगा अगर बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ए एवेपोरेट होगा। तो चलो ए को हमने 80% दिया, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम मान लेते हैं अभी, क्योंकि ए को अलग करना 80 से प्योरिफिकेशन करना ज़्यादा आसान है ना। तो जैसे ही हम यहाँ कंडेंस करेंगे इसको, लेट
ए तो आया मगर बी के कुछ मॉलिक्यूल आ गए, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट इज वेरी क्लोज टू ए. नाउ लेट ए इज 90% एंड स्टिल वी हैव 10% ऑफ बी. दोबारा से बच्चों इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में रखो, अगेन इसका डिस्टिलेशन करो, 95% आ गया. मगर एक स्टेज ऐसी आई कि आप कुछ भी करते रहो, you cannot change this composition. 95% of A and 5% of B, this always remains the same either in liquid phase or in vapor phase. Now this composition get the constant BP. So this mixture, which cannot be separated by the distillation, and this has the same boiling point of this composition. तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. हो सकता है ये जो मिक्सचर बने इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज्यादा हो, तो उस केस में कहेंगे इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. और अगर इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट था, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होकर आए, उसको कहेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. तो आप बच्चों लिखो पहले, एजियोट्रॉप क्या है? दैट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स which distills out without change in composition. Example, ethyl alcohol and water. एक एग्जाम्पल बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है? which boils at higher temperature than constituents, water और HCl. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर. कौन से होते हैं? which boils at lower temperature than the constituents. Now proceed to the next question. क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं. देखो बच्चों, एक था आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है, और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करता. ईदर इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, मतलब टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ए और बी बराबर नहीं होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी. और नेगेटिव डेविएशन के लिए टोटल प्रेशर इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी. तो क्वेश्चन की क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाने से नेगेटिव डेविएशन, क्यों टोटल प्रेशर कम हो जाता है? क्योंकि बच्चों ये जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, दे मस्ट बी फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का अट्रैक्शन डेवलप होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्शन व्हिच वाज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड एसीटोन. सो व्हाट विल हैपन? Evaporation will be less and thus the total pressure will be less. Now you can note down, as they form H bond stronger than with themselves. ये they form stronger bond मतलब एक दूसरे का, A का B के साथ ये जो बॉन्ड है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर. टू द पॉइंट है बच्चों, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, टू द पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर, नॉट ऑन नेचर. आज हम पार्टी करें कहीं, चलो कंट्रीब्यूट करते हैं, 500 रुपए एक शख्स कंट्रीब्यूट करता है, और अगर 10 लोग पार्टी करते हैं तो 5000 रुपए का कलेक्शन होगा. इट वोंट डिपेंड्स ऑन कि बॉयज ने दिए, गर्ल्स ने दिए, मैडम ने दिए, आंटी ने दिए, अंकल ने दिए पैसे. If the paisa is 500 and the number is fixed 10, then whatever is their nature, the collection will be 5000. Evaporation को डिक्रीज कौन कर रहा था? नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल. शुगर के थे, स्टार्च के थे, सैंड के थे, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाउ मच सरफेस एरिया इज बीन कवर्ड, हाउ मेनी पार्टिकल्स वर देयर, दैट impacts the evaporation. So the colligative properties are those which depends on number and not on their nature. Right बच्चों? Which depends on number and not on their nature.
ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा होता है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हैं? ये बच्चों एक मैं थिसल फनल बना रहा हूं, इसमें हमने शुगर का सॉल्यूशन रखा, बेस पे लगा दी पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एसपीएम, ये पानी 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 पानी, चीनी येलोइश दिखाते हैं बच्चों, ये शुगर सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ये पानी जो बाहर है ना, बाहर तो नहीं है चीनी, जीरो कंसंट्रेशन। अगर डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होता है तो पानी इस एसपीएम से मूव करता है कि कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर हो, इट ट्राइज टू मेक द इक्वल कंसंट्रेशन, so the level in this will start rising. So the pressure which is exerted by the solvent molecule when they are trying to pass through SPM, this pressure is called as osmotic pressure. इसको अगर नापना है तो अगर आप क्या करो बच्चों, जब ऑस्मोसिस होता है तब आप अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर लगाओ, लेवल को राइज मत होने दो, अदरवाइज ये लेवल वाला प्रेशर भी तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर जस्ट टू स्टॉप ऑस्मोसिस। सो वट एवर प्रेशर यू हैव अप्लाइड दैट विल गिव यू द मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ये ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी फार्मूला, एन बाय वी क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन के डिफरेंस के ऊपर पाई डिपेंड करेगा, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस जीरो है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन से अगर गिवन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो इट इज हाइपरटोनिक, कम हो तो हाइपोटोनिक। यू कैन नोट डाउन, osmotic pressure is the extra pressure applied to the solution side to stop osmosis. Isotonic solution, the same concentration, so same osmotic pressure. If the concentration is greater than the body fluid, it is called as hypertonic solution. And vice versa means hypotonic के बारे में बात की गई है। If the concentration is less than the body fluid concentration, it is called as hypotonic. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या था बच्चों, अगर हम क्या करें, प्रेशर स्टॉप ऑस्मोसिस के लिए ना लगा के यहां पर प्रेशर ज्यादा लगा दें तो सॉल्वेंट रिवर्स आ जाएगा। कहां आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। देन इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट बच्चों। अब रिवर्स ये ऑस्मोसिस क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर पे डिपेंड करती है। 0.1 मोलर KCl, 0.1 मोलर KCl बच्चों टूट कर क्या देगा, 0.1 मोल K प्लस एंड 0.1 मोल Cl माइनस, कितने नंबर हो गए, 0.2। और यूरिया तो बच्चों ये ब्रेक होता ही नहीं है, तो नंबर किसके ज्यादा हुए, अच्छा दोनों 0.1 नहीं बच्चों 1 था, तो ये दशमलव हटाया जाए तो 1 + 1 दैट विल बी 2 मोलर, और जबकि यूरिया तो टूटता ही नहीं है, ये 1 मोलर ही रहेगा। तो किसका ज्यादा होगा, जिसके नंबर ज्यादा होंगे। सो आंसर विल बी KCl बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ KCl। अब कहा है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या रिलेशन है पाई का टी से, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर एसपीएम लीक हो जाए तो जहां से लीक होगी वहां से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होना शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो बच्चों आप लिख सकते हो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑन अप्लाइंग लार्ज प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड solvent moves from its low concentration to high concentration. दूसरा 1 mole यूरिया because on ionization gives more numbers, ज्यादा नंबर्स तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी ज्यादा होगी।
ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? तो टेम्परेचर ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। एसपीएम लीक होगी तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, सो पाई विल गेट लोअर डाउन। वाई वी गार्गल बाय सैलिन वाटर? क्यों करते हैं बच्चों सैलिन वाटर से गार्गल, नमक के पानी से? ताकि जो सोर थ्रोट है, जो गंदा पानी इरिटेशन कॉज कर रहा है, वो ऑस्मोसिस से बाहर आ जाए, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आ जाए थ्रू द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। एग प्योर वाटर में रखा हो तो फूल जाएगा, तो अंडे के अंदर पानी घुस जाएगा, उसकी जो लेयर है बच्चों वो एसपीएम की तरह एक्ट करेगी एंड द वाटर विल फ्लो इन एंड इट विल स्वेल। मगर नमक के पानी में रखेंगे तो नमक का पानी कंसंट्रेटेड हो गया, नाउ द लिक्विड विल मूव फ्रॉम इन टू आउट, एक से बाहर जाएगा एंड इट विल श्रिंक। पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, सो फ्लूइड कॉजिंग इरिटेशन कम्स आउट, और सॉल्वेंट दूसरे में मूव्स इनसाइड। फर्स्ट केस में जब वो फूल गया था, मगर सैलिन वाटर में इट विल मूव आउटसाइड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और आपने बच्चों इसको एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।